हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा एडजॉर्प्शन पढ़ा था। एडजॉर्प्शन क्या होता है, मैकेनिज्म पढ़ा था एडजॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, सोर्प्शन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। यानी कि अगर यहाँ पे गैस अगर एडजॉर्बेट हो जाए, गैस अगर एडजॉर्बेट है और कोई सॉलिड अगर यहाँ पे, तो गैस अगर एडजॉर्बेट हो और सॉलिड अगर एडजॉर्बेंट हो तो इसके फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे एडजॉर्प्शन या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो ये फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है इसमें सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। देखो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटर दी सरफेस एरिया, ग्रेटर दी, क्योंकि सरफेस पे पार्टिकल एडजॉर्ब होने हैं और अगर एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ही एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर दी सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट मोर इज द एडजॉर्प्शन। यानी कि कोई गैस ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब कब होगी, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और देखो सरफेस एरिया ज़्यादा कब होगा, जब पार्टिकल का साइज छोटा होगा। तो मैं एक नोट में लिख रहा हूँ, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट मोर इज द सरफेस एरिया। अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तभी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। देखो कैसे, इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे आपके पास सपोज सॉलिड है, मेटल्स हैं भाई, जैसे मैंने कह दिया ये निकल है, निकल की सरफेस पे ये फ्री वैलेंसी है। ये जो लाइंस दिखा रखी हैं दीज आर फ्री वैलेंसीज। लाइन रिप्रेजेंट फ्री वैलेंसी। अब जैसे मैंने कह दिया कि मेटल के ऊपर ये फ्री वैलेंसी मैंने दिखा रखी है यहाँ पे, दीज आर फ्री वैलेंसी। तो फ्री वैलेंसी जितने ज़्यादा होंगे ना एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस बड़े साइज के पार्टिकल को मैं तोड़ देता हूँ, जैसे इनके बीच में अट्रैक्शन है ना, ये तोड़ दी मैंने, ये अट्रैक्शन अगर तोड़ दी, ये जो पार्टिकल्स है ना मैंने अलग अलग कर दिए। जैसे अब मैंने इनको ऐसे कर दिया कि पार्टिकल्स मैंने अलग अलग कर दिए, ये अट्रैक्शन ना बीच में से जो ब्लू लाइन से दिखा रखी तोड़ दी, और ये पार्टिकल्स मैंने अलग अलग कर दिए। पार्टिकल अलग हो गए तो बड़ा साइज छोटा भी तो हो गया ना। तो आप देखोगे कि इनकी फ्री वैलेंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। यहाँ पे फ्री वैलेंसी जैसे काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 यहाँ पे 14। तो मैं ये कहूँगा कि जब आपने बड़े साइज़ का पार्टिकल था, बड़े साइज़ के पार्टिकल को छोटे साइज़ के पार्टिकल में तोड़ दिया, ये अट्रैक्शन यहाँ से तोड़ दी, तो पार्टिकल का साइज छोटा होने की वजह से फ्री वैलेंसी बढ़ गई। और अगर फ्री वैलेंसी बढ़ेंगी तो सरफेस एरिया हम कहेंगे कि बढ़ जाएगा, और अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। यानी कि छोटे साइज़ के पार्टिकल पे ज़्यादा गैस एडजॉर्ब होगी, किसके कंपैरिजन में, बड़े साइज के पार्टिकल में। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे हम, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सेकंड जैसे फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट यहाँ क्या कंसिडर कर रखा है हमने, एडजॉर्बेंट यहाँ पे है ना सॉलिड कंसिडर कर रखा है। नेचर कैसा है एडजॉर्बेंट का, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक तो आपके पास है सिलिका जेल है, सिलिका जेल है, एक आपके पास एल्यूमिना जेल है, एक जैसे आपके पास चारकोल है। अब जैसे ये तीन एडजॉर्बेंट यहाँ दिखा रखे हैं, सिलिका जेल इज एडजॉर्बेंट, एल्यूमिना जेल इज एडजॉर्बेंट, चारकोल इज एडजॉर्बेंट। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई गैस ले ली, जैसे मैंने एग्जांपल ली गैस
जैसे मैंने गैस ले ली हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन गैस है सिलिका जेल एडजॉर्बेंट पे अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होगी, इसके ऊपर अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होगी, इसके ऊपर अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होगी, क्योंकि इन तीनों का नेचर अलग अलग है। तो एक ही गैस अलग अलग एडजॉर्बेंट पे अलग अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होती है, किस पे? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्योंकि नेचर के ऊपर भी, एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा सेम गैस इज एडजॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट। सेम गैस, एक ही कोई गैस जैसे ये, इज एडजॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट। डिफरेंट एक्सटेंट का मतलब है डिफरेंट अमाउंट में, ऑन डिफरेंट एडजॉर्बेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग एडजॉर्बेंट के ऊपर एक ही गैस अलग अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होगी। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है। तीसरा हम बात करेंगे नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड। नेचर ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। अब देखो गैस तो क्या है यहाँ पे? एडजॉर्बेट है, और सॉलिड जिसके ऊपर कोई गैस एडजॉर्ब होगी वो क्या है? एडजॉर्बेंट है। तो नेचर ऑफ गैस एडजॉर्ब। अब देखो भाई, जैसे मैं गैस को कह रहा हूँ, गैस है आपके पास, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और जैसे मैं यहाँ के कुछ गैस लिख रहा हूँ कि जैसे अमोनिया है, HCl है और CO2 है। ये जैसे गैस लिख दी, ये गैस लिख दी भाई। तो अब आप देखोगे कि नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि एडजॉर्बेट जो गैस है, एडजॉर्बेट है, उसका नेचर कैसा है। जैसे देखो ये जो गैस होती है ना, ये जो गैस मैंने लिखी है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और ये कुछ गैस लिखी, ये जो गैस है, ये गैस ऐसी है नॉट इजिली लिक्विफिएबल। नॉट इजिली लिक्विफिएबल का क्या मतलब होता है? जो गैस आसानी से लिक्विड में नहीं बदल पाती उसको हम क्या कहेंगे? नॉट इजिली लिक्विफिएबल। और जो ये गैस लिखी है इसको मैं कहूंगा कि इजिली लिक्विफिएबल। ये गैस आसानी से लिक्विड में बदल सकती है। और देखो जो गैस आसानी से लिक्विड में बदल जाएंगी, जैसे ये गैस, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं किसके कंपैरिजन में? ऐसी गैस जो आसानी से लिक्विड में नहीं बदल पाती। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ कि द गैसेस विच कैन इजिली लिक्विफाई। जो गैस इजिली लिक्विफिएबल हैं, द गैस विच कैन इजिली लिक्विफाई हैव स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके कंपैरिजन में? जो गैस आसानी से लिक्विफिएबल नहीं है, एज कंपेयर टू गैस विच आर नॉट इजिली लिक्विफिएबल। विच आर नॉट इजिली लिक्विफिएबल। तो ये गैस आसानी से लिक्विड में बदल जाएंगे, तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दी गैसेज विच कैन नॉट बी इजिली लिक्विफिएबल। इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है उसमें मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा बताए। अब देखो भाई, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जिस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं, जिस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं वो इजीली लिक्विफिएबल ज़्यादा होती है। और जो गैस इजीली लिक्विफिएबल होती है ना, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि द गैस विच आर मोर इजीली लिक्विफिएबल। लिक्विफिएबल का मतलब है जो लिक्विड में बदल पाए गैस। द गैस विच आर मोर इजीली लिक्विफिएबल have more intermolecular forces and more is its critical temperature।
देखो यहाँ पे 2-3 बातें मैंने एक साथ लिखी हैं। दी गैस विच आर मोर इजिली लिक्विफेबल, जो गैस आसानी से लिक्विडिफाई हो जाती है उसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं। एंड मोर इज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, और जिस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। और क्रिटिकल जो टेम्परेचर है बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर आपको +1 में सिखाया गया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि जिसके बाद या उस टेम्परेचर के बाद उस गैस को हम लिक्विड में नहीं बदल सकते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, above which gas cannot be liquefied। तो अब आप देखो, जैसे मैंने कहा कि जो गैस आसानी से लिक्विफेबल है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ, अब आप देखो एक्सपेरिमेंट हम करके देखें। जैसे इस कंटेनर में आपने गैस भर रखी है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, और एक कंटेनर में आपने गैस फिल कर रखी है जैसे हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गैस है। अब इसमें आपने चारकोल डाल दिया, चारकोल जो कि क्या है, एडजॉर्बेंट है। इसमें भी आपने चारकोल डाल दिया। तो अब आप ये पाओगे जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो चारकोल की सरफेस पे तो यहाँ ऊपर क्या एडजॉर्ब हो जाएगी, इसकी सरफेस पे CO2 गैस एडजॉर्ब हो जाएगी, और इसकी सरफेस पे, चारकोल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ जो CO2 गैस एडजॉर्ब होगी ना सरफेस पे, वो ज़्यादा होगी किससे, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, ऐसी गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हैं, ये इजिली लिक्विफिएबल है एज कंपेयर टू दी हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए CO2 गैस की अमाउंट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी किससे, हाइड्रोजन से। कंक्लूजन ये है भाई, जिस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है वो इजिली लिक्विफिएबल है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, वही गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। दूसरा फैक्टर हो गया हमारा। नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर का। नेक्स्ट फैक्टर है आपका टेम्परेचर का। देखो टेम्परेचर का क्या रोल होगा एडजॉर्प्शन में। देखो भाई, जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। मतलब एडजॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि किसी भी प्रोसेस की वो स्टेट होती है जब कोई दो अपोजिट प्रोसेस की स्पीड बराबर हो जाती है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी गैस तो है, तो इसका मतलब क्या है, एडजॉर्बेंट है। अगर ये किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर, जो कि सॉलिड है, सॉलिड यहाँ क्या है, एडजॉर्बेंट है, सॉलिड इज एडजॉर्बेंट। देखो, और ये अगर किसी की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है, ये अगर किसी सॉलिड गैस किसी सॉलिड पे एडजॉर्ब हो गई, तो इसको हम बोल देंगे कंडेंसेशन। कंडेंस होगी ना गैस सॉलिड के ऊपर। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि गैस के ऊपर जो सॉलिड के ऊपर जो गैस चिपकी हुई है वो गैस सॉलिड से ऊपर से चली जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। और जब गैस किसी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी तो मैं लिखूंगा कि ये प्रोसेस कैसा है, एडजॉर्प्शन। यानी कि एडजॉर्प्शन में क्या है कि गैस सॉलिड के ऊपर चिपक गई, एडजॉर्ब हो गई। और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि हीट रिलीज होती है। अगर किसी प्रोसेस में हीट रिलीज होती है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और लास्ट लेक्चर में आपको कराया है, नहीं समझ में आया तो लास्ट वीडियो लेक्चर आप देख लोगे कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब देखो ये सिस्टम मैंने इक्विलिब्रियम में दिखा रखा है। इक्विलिब्रियम में कैसे, गैस सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हुई, एडजॉर्प्शन हुआ और इसमें हीट एनर्जी बाहर निकल गई। अब टेम्परेचर का क्या रोल है जी इसमें। देखो ली-चैटलर प्रिंसिपल हम पढ़ के आए +1 क्लास में। ली-चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं ऐसी प्रोसेस के ऊपर जो कि इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है। और ली-चैटलर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जैसे ये है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उसका अगर टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन बदल दें तो सिस्टम उसको क्या करता है, अनडू करता है।
या उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो अब मैं ये कहूँगा कि जैसे एक बार समझना इसको, ये कोई सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर कोई गैस चिपक गई, ये गैस के मॉलिक्यूल चिपक गए और इक्विलिब्रियम प्रोसेस आ गई। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इस सॉलिड के ऊपर जितने गैस के मॉलिक्यूल किसी टाइम में चिपकेंगे उतने ही बाहर चले जाएं, तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ध्यान रखना हमेशा ऐसी कोई भी सिस्टम हो जो इक्विलिब्रियम में हो, और अगर सिस्टम एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां की हीट क्या होगी, कम होगी। यानी कि आप देखोगे कि अगर ये गैस किसी सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब हो गई, एड्जॉर्प्शन हुआ, हीट एनर्जी बाहर निकली, अगर आप इसको गर्म करोगे तो सिस्टम इसको अनडू करेगा, यानी कि बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बैकवर्ड में शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी सॉलिड के ऊपर जो गैस चिपकी हुई है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि डिसऑप्शन हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कंक्लूजन ये है भाई, बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, by increase of temperature desorption will take place, desorption take place। और डिसऑप्शन क्या होता है बेटा, डिसऑप्शन आपको पढ़ाया है, कोई भी एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स किसी सॉलिड की सरफेस पे चिपके हुए हैं वो वहां से बाहर चले जाएं, उसको क्या कहेंगे, डिसऑप्शन। तो कम टेम्परेचर पे गैस ज्यादा एड्जॉर्ब होगी और ज्यादा टेम्परेचर पे कम एड्जॉर्ब होगी। दोबारा सुन लो, कम टेम्परेचर पे किसी सॉलिड पे ज्यादा गैस चिपक जाएगी और ज्यादा टेम्परेचर पे किसी सॉलिड पे कम गैस चिपकेगी। तो ये फैक्टर हो गया इसमें टेम्परेचर का। नेक्स्ट फैक्टर हम लेके चलेंगे प्रेशर का है इफेक्ट। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, देखो भाई, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी गैस का प्रेशर बढ़ाओगे सॉलिड के ऊपर तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, यानी कि कोई गैस किसी सॉलिड पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगी तो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी और कम प्रेशर लगाएगी तो कम एड्जॉर्ब होगी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रखोगे, कांस्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर अफेक्ट करता है एड्जॉर्प्शन को, इसलिए इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एज द प्रेशर इज इंक्रीज, as the pressure of gas increases adsorption will also increase, adsorption will also increase। तो ये कहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर पे ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब होगी और कम प्रेशर पे कम गैस इसमें एड्जॉर्ब होगी। पांचवा फैक्टर है भाई एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन हम कर दें किसकी, सॉलिड एड्जॉर्बेंट की, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन का क्या मतलब, आप किसी एड्जॉर्बेंट को क्या करोगे, एक्टिवेट कर दोगे। अब कोई सॉलिड अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो वो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन शो करेगा। मैं कह रहा हूँ कि किसी सॉलिड को हम क्या कर देंगे, जो कि सॉलिड क्या है, एड्जॉर्बेंट है, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। और सॉलिड को एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसके मेथड हैं भाई। मैं कहूँगा एक्टिवेट कैसे करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ऑफ एड्जॉर्बेंट, किसी सॉलिड को हम एक्टिव बना देंगे। कैसे, किसी सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, एक्टिव बना देंगे। अब सरफेस एरिया आप कैसे बढ़ाओगे, मैं कह रहा हूँ कि सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा सकता है बाय मैकेनिकल रबिंग। रब कर दो आप किसी की सरफेस को, किसी सॉलिड की सरफेस अगर स्मूथ है तो आप उसको रब करके क्या बना दो, रफ बना दो, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि सॉलिड एक्टिवेट हो गया, रोज ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा। बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से भी हम किसी सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। तीसरा है हीटिंग ऑफ एड्जॉर्बेंट।
जैसे हम किसी सॉलिड को क्या करेंगे, हीट कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे किसी एडजॉर्बेंट को। हीट करने का क्या मतलब है, जैसे मान लिया कि ये कोई एडजॉर्बेंट है मेरे पास, और एडजॉर्बेंट जो होता है ना उसकी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि चारकोल है, बस चारकोल की सरफेस पे छोटे छोटे क्या हैं, पोर्स हैं। अब अगर आप चारकोल को हीट कर देते हो, जैसे स्टीम के साथ या वैक्यूम में इसको हीट करोगे ना, तो इन पोर्स में जो पहले से कोई गैस फंसी होगी वो बाहर चली जाएगी, और पहले से कोई गैस फंसी है वो बाहर चली जाएगी। तो अब इसका हम ये कहेंगे सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने से इसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये थे कुछ फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, एडजॉर्प्शन को। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, एडजॉर्प्शन की टाइप हम सीखेंगे, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन है भाई दो तरह का। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ये यहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है बेटा। तो अब देखो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन, ये है बिटवीन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में फोर्स कैसे होंगे उसके बेस पे ये दो तरह का होगा एडजॉर्प्शन। और ये दो तरह का एडजॉर्प्शन कौन सा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है सीखेंगे, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट है भाई फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को वंडरवाल एडजॉर्प्शन भी बोला जाता है, या फिजियोजॉर्प्शन भी बोला जाता है, और फिजियोसॉर्प्शन, या इसको वंडरवाल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। वंडरवाल एडजॉर्प्शन भी बोला जाता है किसको, फिजिकल एडजॉर्प्शन को। देखो भाई सीखेंगे। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है, फिजियोजॉर्प्शन, ये सारे नाम हैं। वंडरवाल फोर्स, देखो वंडरवाल फोर्स क्या है, एक वीक अट्रैक्शन होती है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे मैं ये कह रहा हूं, सपोज भाई ये कोई सॉलिड है, समझना एक बार, सॉलिड है, ये एडजॉर्बेंट है, और सपोज कि कोई गैस के मॉलिक्यूल, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं जो सॉलिड की सरफेस पे चिपक जाते हैं, एडजॉर्ब्ड हैं। अब मैं ये कहूँ कि अगर इस गैस के मॉलिक्यूल में और इस सॉलिड में जो फोर्स है वो वंडरवाल फोर्स है, और वंडरवाल फोर्स क्या है, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता इसमें। तो किसी भी गैस क्या है यहाँ पे, एडजॉर्बेट है, तो किसी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर वीक वंडरवाल फोर्स लगते हैं, एडजॉर्प्शन होने के बाद इनमें जो फोर्स हैं वो कैसे हैं, वीक वंडरवाल फोर्स। यानी कि अगर गैस और एडजॉर्बेंट में वीक वंडरवाल फोर्स हैं तभी हम किसी एडजॉर्प्शन को फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे, या फिजियोजॉर्प्शन भी इसको बोल सकते हैं, या वंडरवाल एडजॉर्प्शन भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करोगे कि अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स बनते हैं तो इस एडजॉर्प्शन को हम फिजियोजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन ही करेंगे किसको, फिजिकल एडजॉर्प्शन को। व्हाट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, देखो भाई फिजिकल एडजॉर्प्शन को आप डिफाइन करोगे और फिर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है क्या, जैसे कोई गैस ही है मान लिया जो कि एडजॉर्बेट है, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर वंडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट होती है और कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो मैं ये कहूँगा व्हेन देयर इज वीक वंडरवाल फोर्सेस,
between adsorbate and adsorbent, and there is no formation of chemical bond, and there is no formation of chemical bond. केमिकल बॉन्ड जैसे कौन से, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, इज नोन एज फिजियोजोप्शन। फिजियोजोप्शन बोल सकते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं, या वंडरवाल एडजॉर्प्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। अब हम इस फिजिकल एडजॉर्प्शन की क्या सीखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की। फर्स्ट है भाई, इट इज, देखो एक तो ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि जब भी एडजॉर्प्शन होगा, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई सॉलिड है, इस सॉलिड के ऊपर, और जैसे आपके पास गैसेस हैं भाई, सपोज आपके पास गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, HCl है, CO2 है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी गैसेस किसी भी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगी, जो कि एडजॉर्बेंट होगा। यानी कि कोई स्पेसिफिक गैस, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कि इनमें से कोई एक गैस इस पर एडजॉर्ब होगी, क्योंकि बेटा वो जो वंडरवाल फोर्स होते हैं, वंडरवाल जो फोर्स होते हैं ना, वंडरवाल फोर्स यूनिवर्सल होते हैं, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से कोई भी गैस आके इस सॉलिड के साथ चिपक जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी, और इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, वंडरवाल फोर्स। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इनमें से कोई एक पार्टिकुलर गैस ही इसके ऊपर एडजॉर्ब होगी, इनमें से कोई भी गैस इस सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी रखती है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें HCl ही एडजॉर्ब होगी या CO2 ही एडजॉर्ब होगी, यानी किसी भी सॉलिड के ऊपर कोई भी गैस एडजॉर्ब हो सकती है। तो इसका मतलब ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई भी एडजॉर्बेट गैस किसी भी सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि एनी गैस कैन बी एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड एडजॉर्बेंट। कोई भी गैस, एनी गैस कैन बी एडजॉर्ब्ड, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का है, कोई भी गैस एडजॉर्ब हो सकती है। नेक्स्ट है, देखो ये फिजिकल चेंज तो है ही, मैंने आपको बता दिया। फिजिकल चेंज कैसे है, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। नो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनते किसमें, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। थर्ड है, मल्टी मोलिकुलर लेयर बनाता है इसमें भाई, मल्टी मोलिकुलर लेयर्स बनती हैं ऑफ एडजॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन होता है तो इसमें मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है। इसको समझना, मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मतलब बहुत सारी मॉलिक्यूल्स की लेयर बनेंगी। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ये कोई सॉलिड है और सॉलिड यहाँ पे क्या है, एडजॉर्बेंट है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल ना सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए, चिपक गए इसके साथ, और ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं जैसे ये एडजॉर्बेट है, तो जैसे एक लेयर बन गई, इसमें इन गैस के मॉलिक्यूल और सॉलिड में फोर्स कौन सा लगा, वंडरवाल फोर्स। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक लेयर ये बन गई ना, तो दूसरी लेयर भी बन सकती है। जैसे कि दूसरी लेयर बन गई इसके बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, और भी फर्दर लेयर बन सकती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सॉलिड के ऊपर एक ही लेयर बनेगी, तो इसमें बहुत सारी लेयर्स इसके ऊपर बन सकती हैं। सॉलिड के ऊपर बहुत सारी लेयर्स बन गई, पहली लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अब इसमें होता क्या है, देखो
इस सॉलिड में और इस फर्स्ट लेयर में फोर्स कौन सा लगा, वीक फोर्स है, वंडरवाल फोर्स। इस लेयर और इस लेयर में कौन सा, ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में आपस में मॉलिक्यूल में फोर्स कौन सा लगेगा, वंडरवाल फोर्स। दूसरी और तीसरी लेयर के मॉलिक्यूल जो होंगे इसमें और इसमें, ये जो मॉलिक्यूल्स की लेयर बनी है इसमें और इसमें भी कौन से होंगे, वंडरवाल फोर्स। यानी कि किसी सॉलिड के ऊपर कई सारी लेयर बनेंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेयर बनेगी। फोर्थ है, इसीलिए इसको क्या करें, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी, ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि और नो एक्टिवेशन एनर्जी, लो या नो एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ खर्च होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन में खर्च होती है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ के आए हैं। वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को देते हैं हम, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को दी जाती है ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए। अब इसमें जो वंडरवाल एडजॉर्प्शन है इसमें कोई केमिकल बॉन्ड तो बनता नहीं, तो इसलिए या तो बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है एडजॉर्प्शन होने के लिए, या कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहां लिखूंगा एज देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन तो होती नहीं, सो वेरी लेस एक्टिवेशन एनर्जी इज यूज्ड। या हम ये भी कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी इसमें खर्च ही नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे भाई। देखो ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि जैसे कोई सॉलिड है और इस सॉलिड पे कोई गैस एडजॉर्ब हो गई तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे भाई। और आपको ये भी सिखाया गया है कि एडजॉर्प्शन नेचर में एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होता है। अब एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, हीट रिलीज होगी, यानी कि एंथैल्पी चेंज होती है इसमें प्रोसेस में, हीट रिलीज होती है। अब जो वंडरवाल एडजॉर्प्शन है इसमें हीट बहुत कम रिलीज होती है, क्योंकि बेटा हीट ज़्यादा कब रिलीज होती है, देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है, हीट कम और ज़्यादा रिलीज होगी। देखो हीट ज़्यादा कब रिलीज होगी, हीट ज़्यादा तब रिलीज होती है, हीट ज़्यादा तब रिलीज होगी अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगे या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। और अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मैं ये कहूँगा कि जो हीट रिलीज होगी ना, हीट रिलीज, यानी कि इस टॉपिक को मैं तो हीट रिलीज लिखूंगा या एंथैल्पी चेंज लिख सकता हूं। एंथैल्पी चेंज तो मैं कहूंगा कि एंथैल्पी चेंज इज वेरी लेस, क्योंकि बेटा एंथैल्पी चेंज ज्यादा जब होगी, हीट ज्यादा तब रिलीज होगी अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इनमें तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड और इस गैस में, तो इसलिए एंथैल्पी चेंज क्या होगी, वेरी लेस। दैट इज 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही इसमें रिलीज होती है, जो कि बहुत क्या है, कम है। नेक्स्ट है जी 6 सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन तो ज़्यादा ही होगा, वो तो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। तो मैं कहूँगा कि मोर द सरफेस एरिया किसका, एडजॉर्बेंट का, more the surface area of adsorbent, more is the adsorption, adsorption उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल नेचर का है, दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब जो प्रोसेस रिवर्स हो जाए इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सेबल कहेंगे। जैसे मैंने ये कहा कि गैस है, गैस क्या है यहाँ पे, एडजॉर्बेट, और कोई सॉलिड है जो कि क्या है, एडजॉर्बेंट, और ये प्रोसेस हुआ एडजॉर्प्शन, गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, प्लस इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये रिवर्सिबल नेचर का है, यानी कि
जो गैस सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो गई, यानी कि ये सॉलिड है, इसके ऊपर गैस एडजॉर्ब हो गई, तो ये गैस के मॉलिक्यूल इस सॉलिड की सरफेस से दूर भी जा सकते हैं। ये जो गैस चिपकी हुई है इसको हटाया जा सकता है। कैसे? या तो इस सॉलिड को हीट कर दो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दो, क्योंकि आपको ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होगा। या प्रेशर कम कर दो, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि गैस जब सॉलिड पे चिपक गई तो एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हुई बेटा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये गैस ज़्यादा एडजॉर्ब हो जाएगी। और अगर आप प्रेशर कम कर दोगे, यानी कि कोई गैस चिपकी हुई है सॉलिड के ऊपर और प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो जो गैस एडजॉर्ब्ड है या चिपकी हुई है सॉलिड के सरफेस पे वो निकल जाएगी। प्रेशर वाली बात। दूसरा सुनो टेम्परेचर का। अगर किसी सॉलिड पे कोई गैस एडजॉर्ब है और उसको हम गर्म कर दें, तो गैस जो एडजॉर्ब्ड है सॉलिड की सरफेस पे वो डिसॉल्व हो जाएगी, यानी गैस वहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्योंकि लीच एटलर प्रिंसिपल भी तो यही हमें सिखाता है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑफ प्रेशर, डिसॉर्प्शन विल टेक प्लेस। डिसॉर्प्शन का क्या मतलब है? जो गैस चिपकी हुई है वो हट जाएगी सॉलिड की सरफेस से। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी हुई, रिवर्सेबल नहीं हुई, क्योंकि रिवर्स नेचर में ये चली गई। अब है जी नेक्स्ट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ये तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यानी कि अलग अलग गैस, सॉरी एक ही गैस, कोई पार्टिकुलर गैस, जो आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, एक ही एडजॉर्बेंट, एक ही गैस अलग अलग एडजॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होगी। मैं कह रहा हूँ कि एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है, एक कोई पार्टिकुलर गैस अलग अलग एडजॉर्बेंट पे अलग अलग अमाउंट में क्या होगी, एडजॉर्ब होगी। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, फिजिकल एडजॉर्प्शन के। उसके बाद हम सीखेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन सीखेंगे। तो उसके बाद हम सीखेंगे इसमें दूसरा जो टाइप था इसमें केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन सीखेंगे भाई। तो सेकंड टाइप की हमारी एडजॉर्प्शन है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन देखो, इसको केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज केमिजॉर्प्शन। अब होता क्या है, देखो सपोज मैं ये कह रहा हूं कि ये एडजॉर्बेंट है और सपोज कोई गैस के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये जैसे मॉलिक्यूल, जैसे मैंने गैस के दिखा दिए, ये एडजॉर्बेट है। अब अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में अगर केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो ऐसे एडजॉर्प्शन को हम बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमोजॉर्प्शन। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के अंदर ना केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमोजॉर्प्शन। तो मैं ये कहूँगा केमिकल एडजॉर्प्शन को डिफाइन करेंगे व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ chemical bond between adsorbate and adsorbent is called केमिजॉर्प्शन। इसको केमिजॉर्प्शन बोलेंगे या केमिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। अब जो इसके अंदर केमिकल बॉन्ड बनता है, आपको बताया है कि केमिकल बॉन्ड बनेगा, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेज में, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। ऐसा कोई भी बॉन्ड इसमें से बन सकता है। किस किस के बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ा था कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडर वाल फोर्स बनते हैं, ऐसे ही जो केमिकल एडजॉर्प्शन आप देखोगे कि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बनते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीमोजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन। फर्स्ट है, देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन के हम कैरेक्टर्स पढ़ के आए हैं
सेकंड है केमिकल एडजॉर्प्शन के हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे कि हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ा था वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का था, जो केमिकल एडजॉर्प्शन ये कैसा है, स्पेसिफिक नेचर का है। इसका मीनिंग क्या है देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कोई सॉलिड है, अब सॉलिड है तो इसको मैं एडजॉर्बेंट बोल रहा हूं, एडजॉर्बेंट। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, तो अब अगर इसके ऊपर कोई गैस आके एडजॉर्ब हो गई, सपोज ये गैस है जो कि क्या है, एडजॉर्बेट है। अब देखो ये गैस के मॉलिक्यूल इस सॉलिड एडजॉर्बेंट के साथ अगर केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं तब ये गैस एडजॉर्ब होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी गैस किसी भी सॉलिड पे एडजॉर्ब हो जाएगी। मतलब जिस गैस के मॉलिक्यूल की जो कि एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेंट के साथ अगर केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं ये दोनों आपस में, तभी ये इसके ऊपर एडजॉर्ब होगी। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं सकते तो ये गैस इस सॉलिड पे एडजॉर्ब नहीं होगी। तो मैं ये कहूँगा कि स्पेसिफिक नेचर का मीनिंग ये है कि हर कोई गैस किसी सॉलिड पे एडजॉर्ब नहीं हो सकती, कोई स्पेसिफिक गैस ही किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब हो सकती है। यानी कि कोई भी गैस किसी सॉलिड पे जाके केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकती, कुछ ही गैस ऐसी होंगी जो सॉलिड पे जाके और उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लेंगी। तो देयर आर ओनली पार्टिकुलर टाइप ऑफ गैस विच कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद एडजॉर्बेंट। तो इसलिए स्पेसिफिक नेचर की है। तो ये मैं कहूँगा कि दोज गैसेस which can form chemical bond between, ये between का सिंबल है, adsorbate and adsorbent, only can adsorb, वही गैस एडजॉर्ब हो सकती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लिया भाई ये मेरे पास मेटल है और जैसे ये गैसेस के मॉलिक्यूल इसके ऊपर चिपक गए, एडजॉर्ब हो गए, और ये सपोज ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो ऑक्सीजन अगर इस मेटल के साथ बॉन्ड बना सकती है तभी इसके ऊपर एडजॉर्ब होगी। यानी कि ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कोई भी गैस किसी मेटल के साथ या किसी भी एडजॉर्बेंट के साथ जाके बॉन्ड बना लेगी। कुछ ही स्पेसिफिक गैस किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो सकती हैं। तो इसलिए ये क्या कहूँगा मैं, स्पेसिफिक नेचर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली सम पार्टिकुलर गैस, सारी गैस नहीं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो देखा था कि कोई भी गैस सॉलिड पे जाके वंडरवाल फोर्स के साथ उसके साथ चिपक सकती है, बट जो केमिकल एडजॉर्प्शन में जो गैस मेटल या सॉलिड के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकती है वही जाके एडजॉर्ब होगी। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कोई भी गैस जाके केमिकल बॉन्ड बना लेगी। तो मैं ये कहूँगा कि ओनली सम पार्टिकुलर गैस कैन एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट, ऐसा हम ये कहेंगे। तो इसलिए ये स्पेसिफिक नेचर की होगी, तो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखेंगे हम, किसकी, केमिकल एडजॉर्प्शन की। तो आप देखोगे कि ये इरिवर्सिबल नेचर का है। केमिकल एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर सपोज ये कोई मेटल है और इस मेटल के साथ सपोज ये जो गैस है, सपोज ये गैस ऑक्सीजन है भाई, अब इस गैस ने मेटल के साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया, तो अब अगर मैं इन गैसेस के मॉलिक्यूल को इन मेटल से अलग करना चाहूं तो इजीली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब अगर मैं इस ऑक्सीजन को इस मेटल से अलग करना चाहूंगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल इजीली अलग नहीं होंगे, यानी कि ये मेटल भी साथ में ही जाएगा। देखो दूसरा एग्जांपल से समझो इसमें। जैसे कि मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन क्या है, एडजॉर्बेंट है, और इस पे जाके जैसे ऑक्सीजन गैस केमिकल एडजॉर्ब हो गई, ये ऑक्सीजन गैस,
ऑक्सीजन अगर कार्बन की सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई और केमिकल बॉन्ड बना लिया, तो अब मैं इस गैस के मॉलिक्यूल को जो दिखा रखे हैं ब्लू से, अगर मैं इन गैस के मॉलिक्यूल को या गैस को हटाना चाहूंगा तो ये कार्बन को साथ लेके जाएगा। कैसे? ये रिमूव होगा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में CO या कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि खाली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ से नहीं हटेंगे, ये खाली ऑक्सीजन के एटम से इससे दूर नहीं हो जाएंगे, ये अब कंपाउंड की फॉर्म में जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि इसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या बन गया? केमिकल बॉन्ड बन गया। तो ये रिवर्स नहीं कर सकते आप कि एक बार ये गैस ने केमिकल बॉन्ड बना लिया, फिर अगर आप इसको हीट कर दो या रिमूव करना चाहोगे तो ये गैस इसके मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए किस नेचर का है? इरिवर्सिबल नेचर का है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम कहेंगे भाई हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब देखो केमिकल बॉन्ड बनते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में। किसी सॉलिड के ऊपर कोई गैस आके एडजॉर्ब हो गई और इसके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कौन सी? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट को हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम रिएक्टेंट को देते हैं ताकि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब तो इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है गैस और सॉलिड के बीच में, तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इन केमिकल एडजॉर्प्शन हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या था? या तो बहुत कम अमाउंट में या हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी ही नहीं पड़ती। ये तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। अब देखो फोर्थ है हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम बार बार यही सीख के आए हैं कि एडजॉर्प्शन किस नेचर का होता है बेटा? एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ये आप क्वेश्चन के रूप में भी बताया था कि वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो देखेंगे अब जितना एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। यानी कि ये कोई आपके पास सॉलिड है, इसकी सरफेस पे जाके किसी गैस के मॉलिक्यूल ने केमिकल बॉन्ड बना दिया इसके और इसके बीच में, तो केमिकल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो इसलिए एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। तो ये मैं कहूँगा कि व्हेन केमिकल एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, एंथैल्पी चेंज इज हाई। एंथैल्पी चेंज इज हाई। फिजिकल एडजॉर्प्शन से कहीं ज़्यादा इसमें एंथैल्पी चेंज होती है। जैसे वहाँ बताया था 20 से 40 किलो जूल एक मोल के लिए रिलीज होती है, तो यहाँ तकरीबन 200 से 400 किलो जूल पर मोल, यानी कि उसके 10 टाइम्स से भी ज़्यादा, 10 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा एनर्जी उसमें रिलीज होती है। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपको बताया था कि मल्टीमोलिकुलर लेयर बनती हैं, तो यहाँ यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई सॉलिड है और जैसे मैंने ये कह दिया कि इस सॉलिड पे कोई गैस जाके एडजॉर्ब हो गई और केमिकल बॉन्ड बना लिया, केमिकल बॉन्ड बन गया। अब इसमें एक ही लेयर बनेगी, एक का मतलब है यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल्स की लेयर बनेगी एडजॉर्बेंट के ऊपर किसी भी एडजॉर्बेंट की। क्यों? क्योंकि इसके बीच में और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेंगे। अब अगर आपको ये कहे कि वे दूसरी लेयर भी बनेगी, तो हम ये कहेंगे नहीं बनेगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसके साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते। सिर्फ बॉन्ड बनेगा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। तो इसलिए ये क्या करते हैं? यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। ये तो बताया ही है
ये तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में भी यूज होता है और केमिकल में भी। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा केमिकल एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मोर द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट मोर इज द एड्जॉर्प्शन। और सरफेस एरिया ज़्यादा कब होता है बेटा? सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटे साइज का होता है, क्योंकि उस दौरान आपको बताया था फ्री एनर्जी उसमें जो फ्री वैलेंसी होती हैं वो बढ़ जाती हैं जब पार्टिकल का साइज छोटा हो। तो ये थी हमारी कुछ केमिकल एड्जॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या ये भी पूछा जा सकता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या क्या है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाए हैं फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिफरेंस बना के, यानी कि एक तरफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन लिखेंगे और एक तरफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। जैसे ये कहेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में फिजिकल अट्रैक्शन होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनेंगे। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टीमोलिकुलर लेयर बनती हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर बनती हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सेबल नेचर का होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सेबल नेचर का होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टीमोलिकुलर लेयर बनती हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर बनती हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी या तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हीट चेंज बहुत कम होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में यही चीज़ ज़्यादा होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। एक में तो हमने पढ़ा, इसमें शुरू किया था जब हमने, तो एड्जॉर्प्शन जो होता है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जब गैसेस सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगी। दूसरा हमने पढ़ा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसके डेफिनेशन और इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एड्जॉर्प्शन आइसोबार। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सारे टॉपिक आप एक दूसरे में इंटररिलेटेड हैं, तो इनको आप कोई लेक्चर मिस मत करो। हर लेक्चर बड़े ध्यान से देखो, कोई टर्म समझ में नहीं आती तो उसको बार बार पढ़ो और सीखो उसको। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।